Assalamu alaikum. I welcome you all to my YouTube channel Zoology Today for NEET. Today our topic will be mitochondria. Mitochondria is a cell organelle of eukaryotic Arabs. Those eukaryotes which perform aerobic respiration. Okay, why it's an important cell organelle of eukaryotic Arabs? Because it is the center of Krebs cycle and is the center of oxidative phosphorylation. Now, what is Krebs cycle and what is oxidative phosphorylation? That will be dealt separately in our chapter cellular respiration. Okay, so these two important reactions, number one Krebs cycle, number two oxidative phosphorylation, mitochondria acts the center for both of these reactions, ठीक है ना, set of reactions. Okay, so ये Krebs cycle जो है और oxidative phosphorylation जो है mitochondria में होती हैं, and these are important reactions of what you call as aerobic respiration. Important reactions of important steps of what you call as aerobic respiration, उसके important steps होते हैं, तो ये जो है mitochondria में ही होते हैं. Clear? So उसके बाद हम थोड़ा history देखते हैं कि mitochondria को किसने देखा था सबसे पहले. याद रखिए कि mitochondria was first of all seen by Colliker in 1850. Colliker ने इसको 1850 में देखा था. किस में देखा? उसने फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स में देखा. मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स, फ्लाइट मसल सेल्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है. सो फ्लाइट मसल सेल्स में उसने इनको देखा सबसे पहले, इंसेक्ट्स की, और उन्होंने इनका नाम रखा सार्कोसोम. सार्को स्टैंड्स फॉर muscle, okay, and som stands for soma stands for body. इसने नाम रखा सार्कोसोम. उसके बाद 1897 में एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था बेंडा. बेंडा जो है माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा ने 1897 में ऑब्जर्व किया और इसने दो डाइज यूज़ किए इस चीज़ के लिए. इसने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया बाय यूजिंग टू डाइज. नंबर वन, पहला डाई उसने जो यूज़ किया दैट वाज क्रिस्टल वायलेट. क्रिस्टल वायलेट उसने यूज़ किया, और दूसरा डाई जो है उसने एलिजरन और क्रिस्टल वायलेट, ये दोनों डाइज उसने यूज़ किए, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए. और इन्होंने ही, बेंडा ने ही सार्कोसोम का नाम चेंज किया और नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया. सो द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वाज कॉइन्ड बाय बेंडा. ठीक, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था माइकलिस. माइकलिस ने क्या किया 1898 में उसने क्या किया, उसने एक डाई यूज़ किया. दैट डाई वाज नेम्ड एज जेनस ग्रीन बी. दैट डाई वाज नेम्ड एज जेनस ग्रीन बी. उसने ये डाई यूज़ किया. याद रखिए ये रिडॉक्स डाई होता है, और उन्होंने जो ही ये सेल में डाला और इस डाई का, इस रिडॉक्स डाई का कलर कहीं पे चेंज नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म में कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ एक्सेप्ट एट माइटोकॉन्ड्रिया. सिर्फ इसका कलर जो है चेंज किया किसने? माइटोकॉन्ड्रिया. ये एक रिडॉक्स डाई है, याद रखिएगा, इट्स अ रिडॉक्स डाई, और इसका कलर चेंज हुआ कहाँ पे? सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पे. मैं यहाँ लिखूँ रिडॉक्स डाई, इसका कलर माइटोकॉन्ड्रिया पे चेंज हुआ. तो माइकलिस ने कहा कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेंटर सेल का होता है वो सिर्फ कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया. सो माइकलिस ने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेंटर. क्यों? क्योंकि जेनस ग्रीन बी का कलर सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ने चेंज किया, इस वजह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेंटर माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाएगा. ठीक है, आया समझ? तो अब इसके बाद जो है ये तो यूकैरियोटिक इसका हिस्ट्री हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का हिस्ट्री हो गया. इसके बाद अब हम इसकी ऑकरेंस देखेंगे, शेप में साइज देखेंगे, नंबर देखेंगे, और इसका कंपोजिशन देखेंगे. नाउ ऑकरेंस, माइटोकॉन्ड्रिया किस किस सेल में पाया जाता है. ठीक, सो सबसे पहले इतना याद रखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया. एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के बगैर नहीं होती. ठीक है, सो जितने भी एरोब्स होते हैं, यूकैरियोटिक एरोब्स, उन सब में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है. तो इनमें प्रेजेंट होता है. एब्सेंट किस किस में होता है? सबसे पहले प्रोकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में तो एब्सेंट होगा ही होगा. व्हाई? बिकॉज प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होता, सो इनमें एब्सेंट होता है. ठीक, सो इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. नंबर टू, इट इज एब्सेंट इन एनारोब्स. ये एनारोब्स में एब्सेंट होता है. यूकैरियोटिक एनारोब्स में क्या होगा? ये एब्सेंट, उनमें भी प्रेजेंट नहीं होगा. और ये मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में भी सेकेंडरीली लॉस्ट हो जाता है. मैमेलियन आरबीसी
मैच्योर मैमेलियन आरबीसी। मैच्योर की हम बात करते हैं, मैच्योर क्यों? क्योंकि उसमें लॉस्ट हो जाता है। इनिशियल स्टेज पे तो होता है लेकिन उसके बाद ये सेल ऑर्गेनेल उसमें नहीं रहता। और इसका क्या वजह है कि उसमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी बता दिया कि जो साइटोप्लाज्म होता है किसी भी आरबीसी का, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विथ व्हाट यू कॉल एज हीमोग्लोबिन। व्हाई? बिकॉज इट्स सोल पर्पस इज टू ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी gases. Now their sole purpose is to transport respiratory gases. That's why their cytoplasm is filled with only hemoglobin and mitochondria is thereby absent. इसके जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं आरबीसी में एब्सेंट होते हैं क्योंकि सारा साइटोप्लाज्म जो है, सारे साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन ही रखा जाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज कि अब मैच्योर मैमेलियन आरबीसी में जब माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं तो क्या एरोबिक रेस्पिरेशन होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। दे परफॉर्म एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर? सो ये जो है ऑकरेंस के बारे में हो गया। ठीक, उसके बाद इसका जो है साइज की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ जो होती है दैट इज 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर। लेंथ इसकी 1 माइक्रोमीटर टू 4.1 माइक्रोमीटर होती है और इसका जो डायमीटर होता है दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ये लेंथ हो गई और ये डायमीटर हो गया। ठीक है ना? याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। ये दूसरा बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है एक सेल में, लेकिन किस सेल में? एनिमल सेल में। याद रखिएगा एनिमल सेल में सबसे पहला सबसे बड़ा जो सेल ऑर्गेनेल है दैट इज न्यूक्लियस एंड सेकंड इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, मैं यहाँ लिखूंगा एनिमल सेल। अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें वहाँ ये दूसरे नंबर पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा प्लास्टिड होता है, इससे बड़े प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इससे बड़ा होता है, तो ये थर्ड लार्जेस्ट बन जाता है। किन में? प्लांट सेल्स में। सो इट्स थर्ड लार्जेस्ट, फर्स्ट बीइंग न्यूक्लियस एंड सेकंड प्लास्टिड एंड थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो ये साइज के बारे में हो गया। उसके बाद अब हम नंबर के बारे में देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने एक सेल में होते हैं। ठीक, नंबर याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का मिनिमम नंबर किसी भी सेल में 1 हो सकता है। ठीक है? किस सेल में 1 होता है? प्रिमिटिव यूकैरियोट्स में, लाइक क्लोरेला, लाइक ट्राइपैनोसोमा, इनमें जो है 1 ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, सो क्लोरेला ट्राइपैनोसोमा में 1 माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ओनली सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उससे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया 2, 4, 5, 10, 20 और सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दैट इज 5 लाख and it's present in the flight muscle cells. 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया फ्लाइट मसल सेल्स में होते हैं। क्यों? सो एज टू जनरेट मोर एंड मोर एनर्जी। फ्लाइट मसल सेल्स में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। oocytes ऑफ एम्फीबियंस में 3 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है? तो मिनिमम नंबर इज 1 एंड मैक्सिमम नंबर इज 5 लाख। ओके, मैक्सिमम बीइंग इन फ्लाइट मसल सेल्स and minimum in chlorella and trypanosoma. This is size, number and this is occurrence. And last, composition. यहाँ पे हम इसका कंपोजिशन देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस किस चीज़ का बना है, इसमें कौन कौन सा बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे लिखूँ केमिकल कंपोजिशन। ओके, केमिकल 60 to 70% इसमें प्रोटीन्स होते हैं और 25 to 35% इसमें लिपिड्स होते हैं। ठीक, 5 to 7% इसमें आरएनए होता है और डीएनए इसमें ट्रेसेस होते हैं, मिनरल्स इसमें ट्रेसेस होते हैं। ठीक है ना? तो ये मेन इसका कंपोजिशन 60 to 70% प्रोटीन्स, 25 to 35% लिपिड्स, 5 to 7% आरएनए एंड 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। रिमेंबर दिस थिंग, 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। क्लियर? दिस इज अ ब्रीफ अबाउट व्हाट यू कॉल एज हिस्ट्री। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन हो गया, साइज हो गया, नंबर हो गया। ठीक है ना? और ऑकरेंस हो गई। नाउ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है? ठीक, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में हम 4 चीजें देखते हैं। नंबर 1, याद रखिएगा, यहाँ पे इतना याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है, जैसा कि मैंने सेल ऑर्गेनेल्स के टाइम पे आपको बताया था, जब हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे मैंने बता दिया था आपको कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कुछ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड वो जिनके बाहर से लिपिड बाइलेयर होगी और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वो कि जिनके बाहर से लिपिड बाइलेयर नहीं होगी, जैसे राइबोसोम। ठीक है ना? सेंट्रियोल्स वगैरह। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन इसके बाहर से 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं इट्स अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। 2 मेम्ब्रेन्स इसके बाहर से होते
होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के बाहर से दो दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें, हम इसमें क्या देखते हैं, फर्स्ट वन इज आउटर एनवलप, सबसे पहले बाहर का एनवलप या बाहर का मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, क्लियर, एंड देन आउटर चेम्बर, आउटर कंपार्टमेंट, एंड लास्ट इनर चेम्बर, इनर कंपार्टमेंट। ओके, सो चार चीज़ें हमें यहाँ देखनी है, सबसे पहले बाहर वाला मेम्ब्रेन, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, देन आउटर चेम्बर, देन इनर चेम्बर। इन चारों को हम डिटेल देखेंगे। पहले माइटोकॉन्ड्रिया का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सबसे पहले उसके बाहर से एक मेम्ब्रेन होता है, बट दिस मेम्ब्रेन इज स्मूथ, ठीक है। मैं यहाँ लिखूंगा आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। इसके बारे में हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ा सा देख लें। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होता है, ठीक है ना, आप कहीं पे इसमें जो है प्रोजेक्शन, एलिवेशन, ठीक है ना, नहीं देखेंगे, ठीक है ना, प्रोजेक्शन नहीं देखेंगे, ठीक। तो ये सबसे पहले स्मूथ होता है। उसके बाद इसका जो प्रोटीन और लिपिड जो इसमें रेशियो होता है, दैट इज 60:40, 60 प्रोटीन, 60% प्रोटीन एंड 40% लिपिड, 60:40 प्रोटीन रेशियो इसमें होता है, ठीक है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है, दैट इज पोरिन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होती है। पोरिन क्या करता है, पोरिन इस मेम्ब्रेन में यहाँ पे चैनल्स बनाता है, पोर्स बनाता है, और उन चैनल्स के थ्रू यहाँ से बाहर के जो मिनरल्स हैं, डिफरेंट आयन्स हैं, ठीक है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा सकते हैं, ठीक है ना। दीज पोरिन्स, प्रेजेंस ऑफ दीज पोरिन्स मेक दिस आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल। ये पोरिन ज़्यादा होने की वजह से आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल। प्लस इसमें जो है कार्डियोलिपिन, याद रखिएगा, कार्डियोलिपिन एक लिपिड है, ठीक है ना, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ठीक है। कार्डियोलिपिन की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, पोरिन्स ज़्यादा होते हैं। प्रोटीन टू लिपिड रेशियो इसमें 60:40 होता है। और इसके अलावा इसके साथ कुछ एंजाइम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंजाइम का नाम यहाँ लिखें, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज, मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज, वो आउटर मेम्ब्रेन के साथ होता है। तो याद रखिएगा, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल, आउटर मेम्ब्रेन इज permeable. Why it's permeable? Because of presence of more porins. पोरिन ज़्यादा होने की वजह से ये जो है permeable बनता है, ठीक है ना। आप आगे देखेंगे कि कार्डियोलिपिन का भी रोल है permeability में। तो कार्डियोलिपिन जो है एक मेम्ब्रेन को impermeable बनाते हैं या semi permeable बनाते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ कार्डियोलिपिन्स मेक ए मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो अब जो कार्डियोलिपिन्स यहाँ कम है, इस वजह से ये बाहर वाला मेम्ब्रेन जो है परमिएबल रहता है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा मेम्ब्रेन अगर हम देखें, दिस इज द सेकंड मेम्ब्रेन, ओके। व्हाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। Now you see that this membrane is not smooth. It has been thrown into fold-like, finger-like projections known as cristae. इनको आप cristae कहते हैं। Okay, so ये जो हैं these finger-like projections, they are termed as cristae. इनको हम क्रिस्टे कहते हैं। Why are cristae present in the inner membrane? So as to increase its surface area. इसका surface area increase कराने के लिए इसमें क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। अब मसला ये है कि इसका surface area increase क्यों कराना है? क्योंकि इसमें जो है रेस्पिरेटरी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, उसके यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं या उसके यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है ना। वो कॉम्प्लेक्सेस इसी मेम्ब्रेन पे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। इस वजह से इनर मेम्ब्रेन का जो है सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सो दैट इट कैन अकोमोडेट मोर एंड मोर एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्लियर? ठीक, अब हम इस इनर मेम्ब्रेन को देखते हैं। ठीक, यहाँ पे मैं लिखूँ अब इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन सबसे पहले, इनर मेम्ब्रेन इज नॉट स्मूथ, इट हैज बीन थ्रोन इनटू फिंगर लाइक projections known as cristae. Why? These cristae increase the surface area of inner membrane. क्यों surface area increase कराना है? So as to accommodate more and more enzymes of electron transport chain. Second, इसका जो protein is to lipid ratio होता है, that is 80:20.
सो प्रोटीन कंटेंट इज मोर इन द इनर मेम्ब्रेन देन द आउटर मेम्ब्रेन। यहाँ पे प्रोटीन ज़्यादा होता है, वहाँ 60-40 रेशियो था, यहाँ 80-20 रेशियो है, ठीक है ना, ज़्यादा प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। तो दूसरा, इसमें पोरिन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, तो पोरिन्स की वजह से ही तो बाहर वाला मेम्ब्रेन क्या था, परमिएबल, तो इस वजह से इसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, कम, और प्लस इसमें कार्डियोलिपिन ज़्यादा हैं, ठीक है। सो कार्डियोलिपिन्स यहाँ ज़्यादा हैं। कार्डियोलिपिन्स एक मेम्ब्रेन को क्या बनाते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल। तो याद रखिएगा कार्डियोलिपिन्स यहाँ 7 टाइम्स मोर होते हैं एज कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन। क्लियर। तो यहाँ इन दो चीज़ों की वजह से पोरिन का कम होना और कार्डियोलिपिन का ज़्यादा होना, ये एक इनर मेम्ब्रेन को क्या बनाता है, सिलेक्टिवली परमिएबल। क्लियर। ठीक। उसके अलावा ये जो इनर मेम्ब्रेन है, इसमें इट पोजेसेस द एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के एंजाइम्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हम जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना याद रखें कि एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस, दे आर मेम्ब्रेन बाउंड एंड आर प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस और इनर मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट यू कॉल एज माइटोकॉन्ड्रिया। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो एंजाइम्स होते हैं उनको हमने 5 कॉम्प्लेक्सेस में डिवाइड किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ पे हमें कॉम्प्लेक्स 5 जो है इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, वो हमें देखना है। इस कॉम्प्लेक्स 5 को हम ATP सिंथेस कहते हैं। दिस कॉम्प्लेक्स 5 इज टर्म्ड एज ATP सिंथेस। इसको हम ATP सिंथेस कहते हैं। तो ये ATP सिंथेस कैसा होता है, यहाँ देखें, ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, ATP सिंथेस इसी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ ऐसे रैकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो पूरे सरफेस पे मैंने यहाँ सिर्फ यहाँ पे बनाया मैंने, ठीक। तो ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उस पे जो है रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे बैडमिंटन का रैकेट होता है बिल्कुल उसी के जैसा यहाँ स्ट्रक्चर होता है। दोज रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज व्हाट यू कॉल एज ATP सिंथेस। उनको ATP सिंथेस कहा जाता है। क्यों ATP सिंथेस उनको कहा जाता है, बिकॉज दे आर द साइट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ATP। ATP यहीं बनाया जाता है, और आपको पता है ATP इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, यही एनर्जी जनरेट होती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, बिकॉज एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय द सेल इज बीइंग जनरेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, हेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, और इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज ATP मिल। इसको ATP मिल कहा जाता है, ये ATP फैक्ट्री कहा जाता है। वाई? बिकॉज ATP इज बीइंग सिंथेसाइज्ड इन दिस कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ATP सिंथेसाइज होता है, ठीक है। तो यहाँ इतना, इसके अलावा भी मैंने वो स्किप किए, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 वो हमने स्किप किए। क्यों? क्योंकि वो हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ रेस्पिरेशन वहाँ हमें देखने हैं वो, ठीक। यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना है आपने, इस वजह से मैंने इसको मेंशन किया कॉम्प्लेक्स 5 को। कॉम्प्लेक्स 5 इज ऑल्सो नोन एज ATP सिंथेस। इस ATP सिंथेस को हम थोड़ा देखते हैं। ATP सिंथेस, अगर हम इस ATP सिंथेस को देखें, ठीक, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में यहाँ पे बनाऊं रेड, दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस पे ये ग्रीन रैकेट लाइक स्ट्रक्चर जो हैं वो ऐसे होते हैं। इस ग्रीन का कुछ हिस्सा मेम्ब्रेन के अंदर होता है और कुछ हिस्सा मेम्ब्रेन के बाहर होता है, ठीक है। ये जो रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है दिस टर्म्ड एज ATP सिंथेस, इसको ATP सिंथेस कहा जाता है, ठीक है। तो इसके 2 पोर्शंस हैं, ये देखो, ये कुछ हिस्सा जो मेम्ब्रेन के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर है, इनर, ये सिर्फ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। मैं यहाँ बनाऊँ, दिस इज द ब्लैक से जो बाहर से मेम्ब्रेन है वो यहाँ है, वो यहाँ है, दिस इज द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ओके। दिस इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। This is inner mitochondrial membrane and this is outer mitochondrial membrane and this is the space between inner and outer mitochondrial membrane। ये स्पेस जो यहाँ पे हमने बनाई है, ये स्पेस, इसको क्या कहते हैं आगे आप देखेंगे, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल या पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं या आउटर चेम्बर कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमें देखना है कि इस ATP सिंथेस का कुछ हिस्सा किस में है, मेम्ब्रेन के अंदर है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर है, और कुछ हिस्सा मैट्रिक्स में है, अंदर मैट्रिक्स में है, इनर चेम्बर में है, ठीक। वो पार्ट विच इज प्रेजेंट इन दिस पोर्शन ऑफ मेम्ब्रेन और इन दिस पोर्शन, वो पार्ट जो मेम्ब्रेन के अंदर हो, दैट इज टर्म्ड एज F0
पार्टिकल, उसको F0 पार्टिकल कहते हैं। और इसका ये वाला हिस्सा जो ऊपर होता है हेड, जिसको आप कहते हैं, ठीक, दिस टर्म इज F1 पार्टिकल। सो ये F0 पार्टिकल नीचे होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है, और फिर एक नेक लाइक या स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको आप स्टार्क कहते हैं, ठीक है, जो हेड को प्रोजेक्ट करता है, और ऊपर जो हेड होता है, सो हेड को आप F1 पार्टिकल कहते हैं। सो इसमें F0 पार्टिकल मेम्ब्रेन के अंदर है, और उसके बाद स्टार्क है, और उसके बाद F1 पार्टिकल है। इसी वजह से ATP सिंथेस का एक और नाम है F0 F1 पार्टिकल। सो ATP synthase is also termed as F0 F1 particle। इसका एक और नाम क्या है? F0 F1 particle, क्योंकि इसमें ये F0 F1 particles होते हैं। क्लियर हुआ? उसके अलावा इसको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज ऑक्सीसोम, और इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज रैकर्स पार्टिकल, इसको रैकर्स पार्टिकल भी कहा जाता है, और इट्स ऑल्सो टर्म्ड एज फर्नांडीज-मोरैन पार्टिकल, फर्नांडीज-मोरैन पार्टिकल। तो ये नाम किसके हैं? ATP सिंथेस के हैं, ठीक है। अब ATP सिंथेस क्या करता है? आगे आप एक थ्योरी पढ़ेंगे जो हम रेस्पायरेशन में आपको पढ़ाएंगे, सेलुलर रेस्पायरेशन में। उस थ्योरी का नाम है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, एंड दैट वाज गिवन बाय पीटर मिचेल। तो वहाँ आप देखेंगे कि एक प्रोसेस होता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एंजाइम्स अपना काम करते हैं, कॉम्प्लेक्स अपना काम करते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो मैंने स्पेस रखी बिटवीन द इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन नोन एज द आउटर चेम्बर, इसको कहते हैं, ये वाली स्पेस को, या पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इसमें प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है, प्रोटॉन कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज होती है जो ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होती है। तो इसमें प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन जो ही इंक्रीज हो गई, तो प्रोटॉन को यहाँ कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, तो यहाँ वापस आना है, तो यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है, प्रोटॉन यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, तो प्रोटॉन टेंड टू मूव फ्रॉम दिस स्पेस टू दिस स्पेस, लेकिन बीच में बैरियर है, नहीं जा सकते। तो इनके बीच में यहाँ से टनल होती है, ATP सिंथेस के बीच में यहाँ से टनल होती है। मैं यहाँ उसको रेड लाइन से दिखाऊं तो बीच में यहाँ से टनल होती है, तो प्रोटॉन्स के लिए सिर्फ वहाँ से निकलने का रास्ता होता है, ठीक है। पीटर मिचेल की केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में इसको समझाएंगे पूरा डिटेल। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है, जो ही यहाँ से प्रोटॉन्स निकलते हैं, ऊपर वाला F1 कंपोनेंट, F1 पार्टिकल जो है रोटेट करता है प्रोटॉन्स की इस मोमेंट से, जो ही वो रोटेट करता है वो ADP और पाई को मिलाता है और ATP बनाता है, ठीक। तो मैं यहाँ दिखाऊं आपको कि यहाँ F1 पार्टिकल जो होता है, जो ही वो रोटेट करता है बाय द मोमेंट ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द प्रोटॉन चैनल, तो ये जो आपका F1 पार्टिकल है, इट फॉर्म्स ATP, ये ATP बनाता है, ठीक है। किससे बनाता है? ADP और पाई को जोड़ के, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाते हैं और ATP बनता है। तो ATP बनाया किसने? ATP सिंथेस या F0 F1 पार्टिकल ने, ठीक है ना। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ही सिंथेसिस होती है, किसकी? ATP की। और जब माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसिस हो गई ATP की, इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, नाम क्या देते हैं? ATP मिल या पावर हाउस। क्लियर? तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया और इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब हम जो है आउटर चेंबर को देखते हैं, आउटर चेंबर को देखते हैं, ठीक है। सो नाउ आउटर चेंबर, याद रखिएगा आउटर चेंबर कौन सा स्पेस होता है? द स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ये वाला स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है, ये वाला स्पेस, दिस स्पेस इज टर्म्ड एज आउटर चेंबर। इट्स ऑल्सो नोन एज पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको कहते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो है क्या कहते हैं, सोल्यूट्स होते हैं, वो सोल्यूट्स का जो कंसंट्रेशन होगा दैट इज सेम एज दैट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन होती है, उसकी कंसंट्रेशन सेम एज दैट ऑफ व्हाट यू कॉल एज आउटर चेंबर होती है। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होता है, इस वजह से यहाँ से सोल्यूट्स जो है पास हो सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट्स इन द आउटर चेंबर इज सेम एज दैट ऑफ साइटोसॉल। क्लियर? सो आउटर चेंबर के बारे में ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आउटर चेंबर के बारे में इतना याद रखें कि आउटर चेंबर में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रन होती है तो वहाँ प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट यहीं जनरेट हो जाता है, यहीं प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, एंड विच द ड्राइविंग फोर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ATP। अगर प्रोटॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगी तो ATP नहीं बनेगा। यही जो है, इसको आप आगे पढ़ेंगे, इसको प्रोटॉन मोटिव फोर्स कहते हैं, PMF कहते हैं, प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स कहते हैं। तो आगे इसको हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इतना याद रखें, द आउटर चेंबर की में जो फ्लूइड्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सेम होती है। इसमें एक एंजाइम होता है दैट इज एडिनाइलेट साइक्लेस। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट वन इज एडिनाइलेट साइक्लेस। इसमें एडिनाइलेट साइक्लेस एंजाइम होता है, किसमें? आउटर चेंबर में। क्लियर हुआ? सो आउटर चेंबर के बारे में इतना याद रखें, ये स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, नैरो स्पेस बिटवीन आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। और इसमें जो ये स्पेस जो होती है, इसमें जो सॉल्यूट्स होती हैं उसकी कंसंट्रेशन सेम एज दैट ऑफ साइटोसोल होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पोरेन्स एंड द मोर परमिएबिलिटी ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अलावा याद रखिएगा, दिस आउटर चेंबर इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। मतलब क्या हुआ कि यहाँ देखिए, ये आउटर चेंबर जो हमने ऐसे बनाया, ऐसे तो लगता है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, लेकिन अब मैं यहाँ पे दिखाऊं कि आउटर मेम्ब्रेन चेंबर जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। कहीं कहीं पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जुड़ जाते हैं। दोज पॉइंट्स आर टर्म्ड एज कॉन्टैक्ट जोन्स। उनको कॉन्टैक्ट जोन्स कहा जाता है या एडहेशन साइट्स कहा जाता है। मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट जोन्स लिखा, आप और एक और नाम याद रख सकते हैं, एडहेशन साइट्स। तो एडहेशन साइट्स की वजह से जो आउटर चेंबर होता है दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। मैंने यहाँ लिखा इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है और इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। क्लियर हुआ? नाउ द इनर चेंबर। अब इनर चेंबर के बारे में, ठीक। नाउ द इनर चेंबर। इनर चेंबर के बारे में इतना याद रखें, इट इज़ द इनर कंपार्टमेंट। ये इनर कंपार्टमेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जो इनर कंपार्टमेंट होता है इट्स फिल्ड विथ अ फ्लूइड नोन एज मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इसमें होता है, ठीक है। इट्स फिल्ड विथ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से फिल होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या क्या होता है वो हम बताएं आपको। सबसे पहले इसमें mtDNA होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA, दैट माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज टर्म्ड एज mtDNA। MT स्टैंड्स फॉर माइटोकॉन्ड्रियल DNA, ये इसका, लेकिन याद रखिएगा वो सर्कुलर होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल DNA इज सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, ओके। तो उसके बाद ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका अपना राइबोसोम भी होता है, इसके अपने राइबोसोम्स भी होते हैं। दोज राइबोसोम्स आर टर्म्ड एज माइटोराइबोसोम्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि माइटोराइबोसोम्स जो है क्या होते हैं। याद रखिएगा, दे आर 55S to 70S। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए तो आप जो है इन जनरल एनसीईआरटी ने सिर्फ मेंशन किया है 70S, तो आप 70S याद रख सकते हैं। तो ये 70S से भी कम होते हैं, 55S भी हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो ये mtDNA इसमें होता है, माइटोराइबोसोम्स होते हैं, प्लस एंजाइम्स ऑफ क्रिब साइकिल। क्रिब साइकिल के एंजाइम्स इसी में होते हैं, क्रिब साइकिल के एंजाइम्स जो होते हैं वो इसी में होते हैं। सो एंजाइम्स ऑफ क्रिब साइकिल आर प्रेजेंट इन द इनर चेंबर, ओके। तो इसके अलावा बहुत सारी एंजाइम्स लाइक जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं, उनके एंजाइम्स जो हैं यहीं पे हैं। प्लस मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड्स, उनके एंजाइम्स भी यहीं पे हैं। तो और उसके अलावा यहाँ मैंगनीज है मेन, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। ये 3 आयन्स इसमें मेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द इनर चेंबर। इनर चेंबर में और प्लस जो है ये इनर चेंबर में मैट्रिक्स जो होता है ये उसका कंपोजिशन हो गया कि उसके मेन चीज़ें क्या हैं, ठीक है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका ओरिजिन, कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से बनता है, ठीक। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का जब हम ओरिजिन पढ़ते हैं तो उसमें 2 साइंटिस्ट थे, उनका नाम मैं यहाँ लिखूँ ओरिजिन, उनका नाम रिच एंड लक। 2 साइंटिस्ट, रिच एंड लक। इससे पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था पेन। उन्होंने जो है बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो एक सेल में बनता है वो प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है, और इन्होंने प्रूव करके दिया, रिच एंड लक ने, ठीक है ना। इन्होंने कहा कि एवरी माइटोकॉन्ड्रिया अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड करते हैं, ठीक। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, जस्ट लाइक प्रोकैरियोट्स में जस्ट लाइक बाइनरी फिशन जैसे होता है, बिल्कुल उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में भी फिशन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। अब मसला ये है कि सबसे पहला माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल में कैसे आया। इसको जो है एक थ्योरी एक्सप्लेन करती है, दैट थ्योरी इज टर्म्ड एज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, एंडो मीन्स
inside. Symbiont means the living organism which is in symbiotic association with any other living organism. याद रखिए, हम कहते हैं कि इसमें इसको जो है इस थ्योरी में कहा जाता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये एक्चुअली प्रोकैरियोट था, ये यूकैरियोटिक सेल में आ गया, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आ गया और वहाँ सिम्बायोटिकली रहने लगा, ठीक है ना। तो ये जो है इट वाज नॉट एक्चुअली एन ऑर्गेनेल ऑफ सेल, ठीक है ना, इट केम फ्रॉम आउटसाइड जस्ट एज अ व्हाट यू कॉल एज फॉरेनर, ठीक है ना, ये बाहर से आया, ये प्रोकैरियोट बाहर से आया और सेल के अंदर जो ही एंटर किया इसने तो ये वहाँ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के साथ रहने लगा। तो इस थ्योरी को हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहते हैं। क्लियर? तो ये जो है ओरिजिन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की। सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इट इज़ द सेंटर ऑफ क्रिब साइकिल, यहीं पे क्रिब साइकिल होता है, ठीक है ना। क्रिब साइकिल में क्या किया जाता है, स्टाइल कोएंजाइम ए को जो है उससे 2 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं और वो क्रिब साइकिल में ही होता है, ठीक है। उसके बाद टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी यहीं पे होती हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पहले ही बताया था मैंने। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यहीं पे होती है, उससे क्या होता है, जनरेट एटीपी। तो एटीपी जनरेट यहीं पे होता है, दैट्स व्हाई इट्स टर्म्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल और एटीपी जनरेटर और एटीपी मिल। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे जो है इंटरमीडिएट्स बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स के बनाए जाते हैं, इंटरमीडिएट ऑफ वैरायटी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, इंटरमीडिएट, ठीक है ना, लाइक हीमोग्लोबिन के इंटरमीडिएट्स भी यहीं से बनते हैं, प्लांट्स में क्लोरोफिल के इंटरमीडिएट्स भी यहीं से बनते हैं। तो इंटरमीडिएट्स फॉर वैरायटी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स यहीं से बनते हैं। क्लियर? तो कुछ अमाइनो एसिड्स के प्रिकर्सर्स यहीं से आते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा कीटोग्लूटारेट जो क्रिब साइकिल का एक जो है प्रोडक्ट है, ठीक है ना, इंटरमीडिएट है। और इसी तरह जो है ऑक्सैलोसक्सिनेट, इनसे अमाइनो एसिड्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे अमाइनो एसिड लाइक ग्लूटामिक एसिड बनाया जाता है, एस्पार्टिक एसिड बनाया जाता है। और इसके अलावा फैटी एसिड्स भी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही सिंथेसाइज होते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम ए से वो सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो फैटी एसिड्स के प्रिकर्सर्स भी यहीं बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ हीट, एंड जनरेशन ऑफ हीट इज टर्म्ड एज थर्मोजेनेसिस यहीं होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, हीट जनरेशन यहीं पे होती है, ठीक है ना। तो उसमें भी यहाँ पे रोल होता है इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स का। प्रोटॉन मोटिव फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेशन ऑफ हीट। वो भी हम जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब पढ़ाएंगे तो उसी वक्त वो भी साथ में पढ़ाएंगे। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैटरनल इनहेरिटेंस। वाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, ठीक है। तो वो डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में है जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाएगा, ठीक है ना, थ्रू द गेमीट्स ऑफस्प्रिंग्स में जाएगा, तो ये जो जीन्स हैं जो इस पे थे वो भी ऑफस्प्रिंग में चले जाएंगे। तो इस वजह से इनहेरिटेंस माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज अ रोल इन द इनहेरिटेंस, मैटरनल इनहेरिटेंस में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, अपने राइबोसोम, इस वजह से हम कहते हैं, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शंस हो गई। दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया।